हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 लागू हुई है यूनिवर्सिटीज और स्कूल में, और वहां से क्वेश्चन आपको साक्षात्कार में पूछे जाते हैं। अब चूंकि एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में क्या प्रावधान नए किए गए हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा विभाग जो है उस उच्च शिक्षा विभाग में क्या नए प्रावधान किए गए हैं, इसके संदर्भ में क्वेश्चन जो है वह आपको एक्सपर्ट के द्वारा पूछे जाते हैं। हो सकता है वह आईकेएस से रिलेटेड, आईकेएस पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है सेमेस्टर सिस्टम जो लागू किया गया है उस सेमेस्टर सिस्टम का किस प्रकार से प्रावधान किया गया है, नई शिक्षा नीति है उस नई शिक्षा नीति में किस फॉर्मूले को अप्लाई किया गया, जैसे पहले 10+2+3 ये फॉर्मूला था, नई शिक्षा नीति में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया गया है। इसके साथ में ही नई शिक्षा नीति जिसको अगर आप जॉब में स्कूल शिक्षा में हो तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसको स्कूली शिक्षा में उसको अप्लाई करने से क्या हमारे सामने परेशानियां या मुश्किलों का सामना हमें करना पड़ रहा है, या स्कूल कॉलेज शिक्षा में एनईपी 2020 को अगर लागू किया गया है तो वहां पर क्या परेशानियों का सामना या मुश्किलों का सामना विद्यार्थी और एक शिक्षक को करना पड़ रहा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं और ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको यह तो पता हो कि एनईपी 2020 है क्या। तो आज की सेशन में हम यही बात करेंगे कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है बालक का सर्वांगीण विकास करना। समाज और बालक दोनों का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से किया जाए और तो उसका एक सशक्त माध्यम है वह है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से बालक का विकास होगा, बालक के विकास से ही समाज का विकास जो है वह संभव है। ये चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। भारत जैसे स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में शिक्षा जो पद्धति है उस शिक्षा पद्धति के विकास के लिए, उस शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया है और इसके अलावा विभिन्न समितियों की सिफारिशों को लागू किया गया है और विभिन्न शिक्षा नीतियों के प्रावधानों को भी शिक्षा के सुधार के लिए उस उनके जो सिफारिशें थी उनको लागू किया गया है। अब हमें एनईपी 2020 के संदर्भ में तो पता है कि एनईपी 2020 क्या है, उसमें क्या क्या चीजें नई की गई हैं, क्या क्या चीजें नए प्रावधान उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में किए गए हैं और उसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यह तो पता हो कि शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया और उन समितियों की मुख्य तौर पर सिफारिशें क्या थी, यह थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है एनईपी 2020 करंट का मुद्दा है लेकिन आपसे एक्सपर्ट पुरानी जो शिक्षा नीति है या पुरानी शिक्षा समितियां जो है वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला हमें यह पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, तो उससे पूर्व क्या कोई शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी या नहीं की गई थी, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको इसका सबसे सटीक आंसर देना है कि सर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले भारत में दो शिक्षा नीति लागू की गई। एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। इसके बाद शिक्षा नीति लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। और इसका संशोधन कब किया गया? तो इसका संशोधन 1992 में इसका संशोधन किया गया और कुछ प्रावधान इसमें और जोड़े गए थे। तो ये चीज क्लियर हो गई। स्वतंत्र भारत की प्रथम अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी थी, अगर आपसे ये पूछ लें तो इसका जवाब हो गया सर, इसका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी
वह 1968 में लागू हुई। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके बाद 1986 में आई थी, जिसका संशोधन 1992 में हुआ था। इसके बाद तीसरी शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के रूप में वर्तमान में भारतीय शिक्षा पद्धति में शामिल की गई है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये 3 शिक्षा नीति भारत में लागू की गई थी। 1968 में जो शिक्षा नीति लागू की गई उसमें कुछ और परिवर्तन करके 1986 में नई शिक्षा नीति लागू की गई। 1986 में जो शिक्षा नीति उसका संशोधन हुआ 1992 में। इसके बाद नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को नए प्रावधानों के साथ में भारतीय शिक्षा पद्धति में लागू किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात, ये तो बात हुई भारतीय शिक्षा नीति की। शिक्षा नीति के अलावा शिक्षा के विकास में इस शिक्षा नीति से पूर्व 3 आयोगों का गठन किया गया था। कौन कौन सा? तो सबसे पहला विश्वविद्यालय या राधा कृष्णन आयोग। पहले आयोग का नाम क्या है? राधा कृष्णन आयोग। और इसका अपर नाम जो है वह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्या नाम है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। इनका ज्यादा कुछ मैटर हमें याद नहीं करना है, इनकी सिफारिशें क्या थी या इन्होंने क्या क्या प्रावधान, इतना कुछ ज्यादा नहीं करना। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनकी इस आयोग का गठन कब हुआ था, किस शिक्षा के लिए इन्होंने कार्य किया, ये कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। इनके जो अध्यक्ष थे वह हमारे भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? इसके अध्यक्ष जो थे वह थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वह इसके अध्यक्ष थे। राधाकृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना 1948 1948 में इसकी स्थापना की गई। और 19 में उनकी जो सिफारिशें थी या उस समिति की जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को इन्होंने सबमिट किया था। तो राधाकृष्णन आयोग, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालयी जो शिक्षा है, ठीक है, तो विश्वविद्यालयी शिक्षा का अध्ययन करना, विश्वविद्यालयी शिक्षा का अध्ययन करना एवं उसमें सुधार हेतु सिफारिश, उसमें सुधार हेतु सिफारिश करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। क्लियर? तो ये राधाकृष्णन आयोग की बात हुई। राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1948-49 में हुई थी और विश्वविद्यालय शिक्षा जो है उस पर इन्होंने कार्य किया था। दूसरा जो आयोग है वह है माध्यमिक शिक्षा आयोग। क्या नाम है? माध्यमिक शिक्षा आयोग। और इसके अध्यक्ष जो थे वह थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे। और इन लक्ष्मण स्वामी मुदालियर इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस आयोग का अपर नाम जो है वह कहते हैं मुदालियर आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुदालियर आयोग के नाम से भी यह जाना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1952-53 में
1952-53 में इसकी स्थापना हुई थी और इनका मुख्य उद्देश्य जो था वह था भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल देना। भारत में माध्यमिक शिक्षा के विकास पर बल देना। यह माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी मुख्य सिफारिश थी और मुख्य इनके ये प्रावधान थे। तीसरा आयोग जिसका नाम है कोठारी आयोग या फिर कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इस नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का ही अपर नाम क्या है? तो इसका अपर नाम है, वह है कोठारी आयोग, इस नाम से भी यह जाना जाता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। कौन थे इसके अध्यक्ष? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1964 से 1966, अर्थात 1964 में इसकी स्थापना की गई और इस समिति ने, इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वह प्रस्तुत की थी 1966 में। तो 1964 और 66 जो है उस समय इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का अध्यापन करना एवं उसमें सुधार करना, ये इसकी मुख्य सिफारिशें थी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग कहते हैं, 1964 से 66 के बीच में इसका जो समय या इसकी स्थापना की गई थी, इन्होंने रिपोर्ट को सौंपा और भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, चाहे प्राथमिक शिक्षा से लगा करके उच्च शिक्षा तक, संपूर्ण शिक्षा का अध्यापन करना और उसके सुधार के लिए इन्होंने अपनी सिफारिशों को उस रिपोर्ट में शामिल किया था। तो इससे पहले राधाकृष्णन आयोग या फिर क्या मुदालियर आयोग, ये पर्टिकुलर राधाकृष्णन आयोग था, वह विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में कार्य किया उसने। इसके बाद मुदालियर आयोग जो था उसने माध्यमिक शिक्षा के लिए कार्य किया था और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ऐसा था आयोग, या कह सकते हैं कि इसने भारत की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली, प्राथमिक शिक्षा से लगा करके उच्च शिक्षा तक संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का इस आयोग ने अध्ययन किया और अध्ययन एवं उसमें सुधार के लिए सिफारिशों को शामिल किया था अपनी रिपोर्ट में। तो ये कुछ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की चर्चा की गई। यहां पर कोठारी आयोग का जब गठन किया गया 1964 और 66 में, तब पहली बार इस राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या इस कोठारी आयोग के अंदर इनकी जो कह सकते हैं रिपोर्ट या थी, उस रिपोर्ट में पहली बार यह विचार या यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया या यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको यह पूछ लें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल संकल्पना कहां से ली गई है, सबसे पहले किसके मस्तिष्क में, किसके जहन में यह प्रश्न हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्य होना चाहिए?
अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एक्सपर्ट से, क्योंकि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। तो एनईपी 2020 कार्य हो गई, तो उस कार्य का कोई कारण तो होना चाहिए ना, कहां पर कब ये मस्तिष्क में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति या शिक्षा जो है वह राष्ट्रीय नीति का विषय होना चाहिए। तो सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, उनके मस्तिष्क में, उनके जहन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ या उनके अंदर यह विचार आया कि भारत की जो शिक्षा है वह राष्ट्रीय नीति के रूप में उस शिक्षा को देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्लियर हो गई कि पहली बार 1964 से 66 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में शिक्षा जो है उस शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के तौर पर देखा गया था। क्लियर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल संकल्पना सर्वप्रथम कहां पर प्रस्तुत की गई? तो यह चीज याद रखना कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में यह सबसे पहले यह विचार आया था। इससे पहले तक शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के रूप में देखने के संदर्भ में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया गया था। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इस कोठारी आयोग को आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ कही जा सकती है। कोठारी आयोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ कही जा सकती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ की हड्डी इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, उस वर्तमान की शिक्षा प्रणाली का अगर मूल रूप या स्ट्रक्चर देखें तो वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही चल रहा था। इसलिए इसे आधुनिक शिक्षा प्रणाली की रीढ़ भी कहा जा सकता है। जब दौलत सिंह कोठारी ने शिक्षा को राष्ट्रीय नीति के तौर पर देखने के लिए जब प्रस्ताव को रखा गया, तो उसका महज प्रतिफल यह हुआ कि जब 1966-64 में गठन हुआ, 1966 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। उस रिपोर्ट में यह बात इन्होंने प्रस्तुत की कि शिक्षा जो है वह शिक्षा राष्ट्रीय नीति का अंग होना चाहिए या राष्ट्रीय नीति के रूप में उस शिक्षा को देखा जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए, और वह महज बहुत ही जरूरी है। यह प्रस्ताव या यह विचार जब इन्होंने इस अपने आयोग की प्रस्तावों के अंतर्गत या सिफारिशों में यह जब रखा, तब इसका प्रतिफल यह हुआ कि भारत देश में सर्वप्रथम भारत में सबसे पहले जो है वह 1966 सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में जब इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट की, तो इस रिपोर्ट का प्रतिफल यह हुआ कि सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनकर के तैयार हुई और शिक्षा में उनकी सिफारिशों को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 जब लागू की गई तो वह किसका प्रतिफल है? तो वह डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो कोठारी आयोग था उसकी सिफारिशों का प्रतिफल था। तो सबसे पहली बात ये आपको यहां पर क्लियर हो गई। दूसरी बात, अब 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हम चर्चा करें कि इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग का एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी जो कि शिक्षा प्रणाली कैसी हो, तो 10th + 2 + 3, ठीक है, 10 + 2 + 3 का जो फॉर्मूला था, तो ये फॉर्मूले की सिफारिश जो है वह किसने की थी? तो वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग में इसकी सिफारिश की गई थी। और इसी 10 + 2 + 3 इस फॉर्मूले को इसकी सिफारिश इन्होंने की थी, लेकिन इसको पारित जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था, जो कि 10वीं के बाद 2 साल की माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की जो है वह
10 साल की प्राथमिक शिक्षा, इसके बाद 11 12 2 साल की उच्च माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की उच्च शिक्षा। ये इस प्रकार से शिक्षा का जो प्रारूप है, उस प्रारूप को लागू करने की जो सिफारिश है वह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के द्वारा की गई थी, और उस सिफारिश को पारित जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो थी उसमें उसको पारित किया गया था और वहां से उसको लागू किया गया था। तो ये कुछ राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पर चर्चा की। 1900 सबसे पहली शिक्षा नीति जो बनी वह 1968 में बनी। 1968 में शिक्षा नीति बनने के बाद अगली शिक्षा नीति जो बनी थी वह बनी थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। चूंकि नई एनईपी 2020 वर्तमान में लागू की गई है, तो एनईपी 2020 से पूर्व जो शिक्षा नीति थी वह थी 1986 की शिक्षा नीति। तो नई पुरानी जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसके संदर्भ में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उद्देश्य क्या थे? तो सबसे पहला इसका उद्देश्य था वह था सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। क्या था? सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। 1968 की जो शिक्षा नीति थी उसके संदर्भ में ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें ज्यादा इतना कुछ आमूल चूक परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा हम कर रहे हैं, तो उससे पूर्व की शिक्षा नीति में क्या प्रावधान थे और वह प्रावधान के संदर्भ में हमें कुछ चीजें महत्वपूर्ण पता होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का सबसे पहला उद्देश्य है वह है सार्वभौमिक शिक्षा। दूसरा है वह है शिक्षा को रोजगारोन्मुखी, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी एवं जीवनोपयोगी बनाना। जीवनोपयोगी बनाना, यह भी इसका उद्देश्य था। तीसरा इसका उद्देश्य है वह है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास, ये इसके कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे जो कि उस शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण प्रावधान कहे जा सकते हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन था वह था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और यहां से अगर आपको पूछा जा सकता है, बहुत सी बार पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये क्या है। तो अगर इसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो हम इसका जवाब नहीं दे सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसको शामिल किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? देश के प्राथमिक विद्यालयों में, देश के प्राथमिक विद्यालयों में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में, मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाना। ये इसका एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत ये काम किया गया था कि देश के जितने प्राथमिक विद्यालय हैं
उसमें मानवीय एवं भौतिक संसाधन है, उन मानवीय और भौतिक संसाधनों में सुधार लाना, ये इसका मुख्य काम था। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण काम हुआ था वह था त्रिभाषा सूत्र। क्या क्या किया गया था? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश, तो हिंदी भाषी प्रदेश के लिए फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, तो फर्स्ट लैंग्वेज में तो हिंदी, सेकेंड लैंग्वेज कह सकते हैं अंग्रेजी, और तृतीय लैंग्वेज जो है, उस तृतीय लैंग्वेज के अंतर्गत कौन सी भाषाओं को? तो आधुनिक भारतीय भाषाएं। स्टूडेंट या विद्यार्थी वह तृतीय लैंग्वेज के अंतर्गत आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ सकता था। अब आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, तो ये भाषाएं आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी ये दोनों भाषाएं होंगी, और तृतीय भाषा के रूप में आधुनिक भारतीय भाषा हो सकता है हिंदी होगी, हो सकता है कन्नड़ हो, या फिर मलयालम हो, तेलुगु हो, गुजराती हो, संस्कृत हो। तो ये आधुनिक भारतीय भाषा का इसमें तृतीय भाषा के रूप में पठन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, ये तो बात हो गई हिंदी भाषी प्रदेश। और जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, उनके लिए यहां पर आधुनिक तृतीय भाषा के रूप में उनकी जो राज्य की मूल भाषा है, उस मूल भाषा का प्रावधान वहां पर इस त्रिभाषा सूत्र में किया गया था। क्लियर? हिंदी भाषी प्रदेश में तो हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा में जो विकल्प है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उनमें से किसी एक भाषा को वह चूज कर सकता था। लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेश थे जहां पर हिंदी को बोला ही नहीं जाता था, तो ऐसी कंडीशन में त्रिभाषा सूत्रों में पहली तो हिंदी हो जाएगी, दूसरी अंग्रेजी हो जाएगी, और तृतीय भाषा के रूप में उस राज्य की जो भाषा है उस भाषा को विद्यार्थी पढ़ता था। यह प्रावधान इस त्रिभाषा सूत्र में किए गए थे। अब आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि सर त्रिभाषा सूत्र को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में भी तो शामिल किया गया था, तो त्रिभाषा सूत्र को यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ला करके क्या नया कार्य किया? यह आपके दिमाग में प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि त्रिभाषा सूत्रों में का प्रावधान 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें भी वहां पर प्रावधान था, लेकिन फर्क इतना था कि वहां पर हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है, तो इन तीनों का प्रावधान वहां पर भी था, लेकिन यहां पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा थी वह संस्कृत भाषा वैकल्पिक भाषा के रूप में वहां पर उसको पढ़ने का प्रावधान था। क्लियर? 1968 में भी 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, वहां पर भी त्रिभाषा सूत्र थे, लेकिन वहां पर संस्कृत भाषा वैकल्पिक तौर पर थी, उसके पठन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे। लेकिन जब 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें त्रिभाषा सूत्रों को एज इट इज स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसमें आधुनिक भारतीय भाषा के अंतर्गत जो संस्कृत भाषा थी उस संस्कृत भाषा के पठन पाठन के विशेष प्रोत्साहन या विशेष उस पर बल दिया गया, उसके पठन पाठन पर। तो यही थोड़ा सा अंतर जो है वह 1968 की शिक्षा नीति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें थोड़ा सा यह फर्क था कि उसमें संस्कृत को वैकल्पिक तौर पर रखा गया था, और इसमें 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संस्कृत के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया ताकि संस्कृत का जो है वह विकास हो सके। तो ये थोड़ा सा यहां पर चेंजेस था। इसके बाद जो भाषा 10+2+3 का जो फॉर्मूला था, अर्थात 10 साल तक
10 साल की प्राथमिक शिक्षा, 2 साल की माध्यमिक शिक्षा और 3 साल की उच्च शिक्षा, इस तरह का 10+2+3 का जो फॉर्मूला था वह दौलत कोठारी आयोग की सिफारिश के से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इसको लागू किया गया था। क्लियर? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान किए गए थे उसकी चर्चा की। एनईपी जो 1986, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी उसमें संस्कृत भाषा को आधुनिक भाषा, भारतीय भाषाओं का दर्जा दिया गया था। इससे पहले मैंने यही बता दिया, त्रिभाषा सूत्र 1968 में भी थे और 1986 में भी थे, लेकिन सिर्फ इसमें फर्क इतना था कि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसमें संस्कृत भाषा को आधुनिक भाषा, भारतीय भाषा का दर्जा दिया गया था, अपितु 1968 में उसको भारतीय भाषा का दर्जा नहीं था, वह वहां पर वैकल्पिक भाषा के रूप में ही उसका प्रयोग वहां पर किया जाता था। ठीक है, तो एक तो ये चीज। दूसरा, संस्कृत जो है उस संस्कृत को वैकल्पिक रूप में अपनाने के लिए या पढ़ाने के लिए जो है वह विशेष प्रोत्साहन या विशेष लाभ 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए थे। अर्थात ये कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के विकास पर विशेष प्रावधान या विशेष प्रोत्साहन जो है वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शामिल किया गया था। तो ये कुछ चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की थी उस पर की। अब आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि 10+2+3 ये फॉर्मूला क्या है, तो ये भी थोड़ा सा एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। 10+2+3 ये क्या है, तो 10+2+3 इस फॉर्मूले को कहां पर शामिल किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें शामिल किया गया था। तो इसमें 10th में 10 साल में 5 साल की तो प्राथमिक शिक्षा बोले तो 1 से 5, ठीक है, कक्षा 1 से 5 की जो शिक्षा है वह प्राथमिक शिक्षा 5 साल की ये हो गई। 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 6ठी 7वीं और 8वीं, तो 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा और इसके बाद 2 साल की माध्यमिक शिक्षा, 9वीं और 10वीं। तो इन सबको मिलाकर के ये हो गए 10 साल। क्लियर? ये 10 कैसे आए, तो 5 साल की प्राथमिक शिक्षा, 3 साल की उच्च प्राथमिक शिक्षा, 2 साल की माध्यमिक शिक्षा, ये 10 साल। 2 साल जो है ये हो गए उच्च माध्यमिक शिक्षा की, 11वीं 12वीं जिसको कहते हैं, और ये 3 साल जो हो गए वह हो गए उच्च शिक्षा के, अर्थात आपका जो ग्रेजुएशन या बीए, बीएससी या बीकॉम जो है बैचलर डिग्री, उसके ये 3 साल हो गए। तो इसका प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में किया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 की शिक्षा नीति, एनईपी 1986 और एनईपी 2020, इन दोनों में मुख्य तौर पर क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, ये अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका जवाब ये देना है। सबसे पहला ये कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वर्सेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वर्सेस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आपको डिफरेंस दोनों में पता है या नहीं पता, और आपको निरुत्तर होने के बजाय आपको थोड़ा कुछ जितना पता है वह आपको वहां पर बोलना चाहिए। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इन दोनों में क्या फर्क है, तो सबसे पहले आपको इसका जवाब देना है कि सर इसकी जो शिक्षा संरचना है वह शिक्षा संरचना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 10+2+3 के फॉर्मूले पर इसकी शिक्षा पद्धति का प्रावधान किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर 5+3+3+4 इस फॉर्मूले का प्रावधान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। सबसे पहली बात। अब ये 5+3+3+4 ये क्या है, इसको जब हम एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा को जब पढ़ेंगे तब वहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान यह किया गया था, उसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्या किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का से क्या मतलब है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का से मतलब है कि भारत की जितने भी प्राथमिक शिक्षा है उस प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए प्राथमिक शिक्षा में मानवीय एवं भौतिक संसाधनों में सुधार करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका प्रारंभिक शिक्षा में प्रयोग किया गया। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें ECCE का प्रावधान किया गया है। ECCE इसका मतलब क्या है? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है। और इसकी जो उम्र है वह क्या है? तो इसकी जो उम्र थी वह 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ECCE अर्थात बालक का कह सकते हैं प्रारंभिक विकास जो है उस प्रारंभिक विकास किस प्रकार से किया जाए, या प्रारंभिक विकास के अंतर्गत खेल खेल में उस बालक को किस प्रकार से शिक्षा को प्रदान किया जाए, ये कार्य इसके अंतर्गत किए गए। तो इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का प्रावधान लागू किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ECCE का प्रावधान लागू किया गया, जिसकी फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अर्थात प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, अर्थात बच्चे की जो प्रारंभ अवस्था होता है, प्रारंभिक अवस्था होती है, तो उस प्रारंभिक अवस्था में उसकी देखभाल भी करना, उसको खेल खेल में शिक्षा को प्रदान करना। तो इसका प्रावधान इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। फिर और क्या है? तो इसमें जो संस्कृत भाषा, क्योंकि हम संस्कृत के स्टूडेंट हैं, तो संस्कृत भाषा का अगर आपको यह पर्टिकुलर पूछा भी जा सकता है कि एनईपी 2020 और 1986 दोनों में संस्कृत के लिए क्या प्रावधान किए गए थे, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रोत्साहन दिया गया था। संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रोत्साहन दिया गया। क्लियर? संस्कृत भाषा को 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रोत्साहन दिया गया। और संस्कृत भाषा के लिए एनईपी 2020 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है, उसका नाम है आईक्यूएस पाठ्यक्रम। क्या है? आईक्यूएस पाठ्यक्रम अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी 2020 में संस्कृत भाषा का समन्वय आईक्यूएस पाठ्यक्रमों के साथ में किया गया। आईक्यूएस पाठ्यक्रम क्या है? तो इंडियन नॉलेज सिस्टम अर्थात भारत प्राचीन समय में ज्ञान विज्ञान का प्रमुख केंद्र था। यहां पर नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय यहां पर थे। यहां पर न केवल देश अपितु विदेश के लोग भी यहां पर शिक्षा को अर्जन करने के लिए यहां पर आते थे। और उसका मुख्य कारण यह था कि यहां पर वेद विज्ञान, पुराण, खगोल शास्त्र, ऐसे योग, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विषय जो कि संस्कृत भाषा में निहित थे
और उनके ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह लोग यहां पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यालयों में अध्ययन के लिए आते थे। तो वर्तमान में जो आईकेएस पाठ्यक्रम का प्रावधान एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है एनईपी 2020 में, तो उसका समन्वय जो है वह संस्कृत भाषा से या उसका संबंध संस्कृत भाषा से है, क्योंकि खगोल शास्त्र कहें, वेद कहें, चाहे योग कहें, इन सबकी जो पुराण या इनकी जो धरोहर है वह समस्त धरोहर कौन सी भाषा में निहित है? संस्कृत भाषा में निहित है। इसलिए 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संस्कृत भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया था या उसका प्रोत्साहन किया गया था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आईकेएस पाठ्यक्रम के साथ में संस्कृत भाषा का समन्वय स्थापित किया गया है, ताकि आईकेएस पाठ्यक्रम के विषय के तौर पर बच्चा आईकेएस पाठ्यक्रम का चयन करें और वह संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा का येन केन जिस किसी भी प्रकार से वह उस संस्कृत भाषा को भी पढ़े। तो उस संस्कृत भाषा को आईकेएस पाठ्यक्रम के तौर पर उस संस्कृत भाषा को एनईपी 2020 में शामिल किया गया है। और आईकेएस पाठ्यक्रम क्या है आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि भारत की जो प्राचीन धरोहर है उस भारत की प्राचीन धरोहर को वर्तमान जो छात्र का जो ज्ञान है उन दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए प्राचीन ज्ञान के साथ में ही नवीन ज्ञान जो है उन दोनों का समन्वय या तादात्म्य या एकीकरण करते हुए उस नए ज्ञान का विकास करना, यही आईकेएस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भारत का जो प्राचीन ज्ञान हो सकता है, खगोल शास्त्र कहें, योग विज्ञान कहें या वेद शास्त्र कहें या पुराण शास्त्र कहें या फिर यहाँ की जो भी चिकित्सा प्रणाली आदि हैं, उन संपूर्ण इस प्राचीन जो परंपरा है या प्राचीन ज्ञान परंपरा है उनको वर्तमान में जो छात्र है वह सीखे, उसको पढ़े और उनको पढ़ते हुए नूतन ज्ञान के साथ में एकीकरण करें, अधिगम का स्थानांतरण करें और नवीन ज्ञान का एक आविष्कार करें। यह मुख्य इसका आईकेएस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो उस आईकेएस पाठ्यक्रम के तौर पर संस्कृत भाषा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला और क्या इसमें अंतर है? तो इसमें और अंतर है व्यावसायिक शिक्षा। क्या? व्यावसायिक शिक्षा। तो एनईपी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक शिक्षा जो थी वह माध्यमिक स्तर पर लागू की गई थी। कहां पर? माध्यमिक स्तर पर लागू की गई थी। व्यावसायिक शिक्षा माध्यमिक स्तर पर लागू की गई थी। एनईपी 2020 में व्यावसायिक शिक्षा जो है वह कक्षा 6 से इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये व्यावसायिक शिक्षा की चर्चा की। इसके बाद तकनीकी शिक्षा की जब बात करते हैं, क्योंकि वर्तमान में तकनीकी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में तकनीकी शिक्षा के जो प्रावधान थे वह सीमित मात्रा में थे। कैसे थे? सीमित मात्रा में। तकनीकी शिक्षा का कोई विशेष प्रोत्साहन इसमें नहीं दिया गया था। लेकिन 2020 की एनईपी 2020 जिसमें डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा का विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। ऑनलाइन शिक्षा का विशेष प्रावधान इसमें किया गया है। तो यह तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में कुछ चीज है वह आपको ध्यान रखनी है। तो ये एनईपी 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों में क्या मुख्य तौर पर अंतर है या किस कारण से 1986 की शिक्षा नीति में नए प्रावधानों के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया, ये थोड़ा सा कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें माध्यमिक स्तर पर इसको लागू किया गया था, जबकि एनईपी 2020 में इसको कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया, ताकि बालक जो है उसमें व्यावसायिकता का गुण भी निर्मित हो पाए। तकनीकी शिक्षा का प्रावधान यहां पर सीमित था और यहां पर डिजिटल शिक्षा एवं ऑनलाइन शिक्षा का विशेष प्रोत्साहन था।
जिससे बालक का चहुमुखी विकास हो पाए। ठीक है, तो ये एनईपी का जो सामान्य परिचय है कि एनईपी 2020 के आने से पूर्व क्या क्या एनईपी में शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन सी शिक्षा नीति का लाई गई, इसके अलावा कौन कौन सी समितियां आई, कौन कौन सी समिति की कौन कौन सी सिफारिशें हुई, ये मुख्य तौर पर कुछ चीजें हमने आज की इस क्लास में देखी हैं। अब एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में क्या प्रावधान थे, कॉलेज शिक्षा में क्या प्रावधान थे, स्कूली शिक्षा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इसके बाद कॉलेज शिक्षा की कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसकी चर्चा हम अगली क्लास में फिर करेंगे। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।